हाँ जी बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने लॉज कंप्लीट हो गए। पहला हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा सबसे खतरनाक सबसे घटिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल में अभी जस्ट पढ़ा ही अपन ने। दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं उसी रेशो में या उसके सिंपल रेशो में तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने, और जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हैं उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अपन एलो जी, पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 94.11% सल्फर बाय मास प्रेजेंट इन H2S। अरे यस और नो, किसके अंदर प्रेजेंट है? H2S। और 50% ऑक्सीजन बाय मास प्रेजेंट इन SO2, और 11.11% हाइड्रोजन बाय मास प्रेजेंट इन H2। तीन दे रखे हैं आपको, और आपसे कह रहा है कि शो दैट गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो डाटा दिए गए हैं ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अब वो मैंने जो एमटीआर बताया था उससे तो आपका आंसर आ ही जाएगा कि तीन एलिमेंट का आपका क्या बनना चाहिए, एक ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ना मुन्ना मेरे को तो एक्सप्लेन करके दे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई जरूरी नहीं तीनों एलिमेंट को आप कैसे ही लिख दो। जैसे मान लो मैं यू लिख देता हूं इसका, एक तरफ लिख दिया मान लेते हैं मैंने ओ लिख दिया, एक तरफ लिख दिया मान लो मैंने एस लिख दिया, एक तरफ लिख दिया एच। ये तीन एलिमेंट आपके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप कैसे ही लिख दो, इधर एच लिख दो, ओ लिख दो, एस लिख दो, कैसे भी जैसा मन कर। इज दैट टर्म क्लियर? हम अब देखो ओ और एस मिलकर क्या बनाते हैं? SO2, जो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे SO2 आ गया। कह रहा एक में क्या बन रहा है, एच और एस मिलकर क्या बना रहा है वो H2S, एच और ओ मिलकर क्या बना रहा है आपका H2O। अरे यस सर, नो सर। देखिए मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूं, ये दोनों दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़ते हैं, और जनरली मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब तक अपन को रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो अपन मास मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं मैं SO2 की बात कर रहा हूं, किसकी बच्चों? SO2। तो SO2 में आपको मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है। लेकिन आपको अब इनका एटॉमिक मास नहीं लिखना, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दूना 32। आपको पेपर वाले ने दे रखा है कि भाई साहब मैंने सल्फर का कितना मास लिया है। आप देखो SO2 कहाँ है, ये रहा SO2। SO2 में 50% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 50। बाय मास है मतलब 50 ग्राम मान लो, मास दे रखा है तो ग्राम में मानोगे। ये 50 है तो बताओ ये भी कितनी हो गई 50। तो बताओ सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है काटने पर? काटो, 1:1। अब नियम क्या कहता है कि दो एलिमेंट जिस रेशो में आपस में जुड़े हैं उसी रेशो में या उसके सिंपल रेशो में तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। अब तीसरा एलिमेंट के साथ जुड़ जुड़ कर क्या बना रहे हैं बताओ? ये H2S और H2O। क्या क्या बन रहा है मेरे बच्चों? H2S और H2O। ये तो हो गया आपका H2O, ले लो, ये हो गया आपका H2S। अब इन दोनों के अंदर देखो, बताओ आपको क्या मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, इधर मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ सल्फर में से कुछ दे रखा है क्या? बताओ। H2O ये रहा, कहा मर गया H2O ये रहा। बताओ H2O में आपको किसका मास दे रखा है? 11.11% हाइड्रोजन, ये 11.11% बाय मास है, मतलब 11.11 ग्राम है। तो 100 में से घटा दो भाई, परसेंट में से 11.11 ये है, तो 100 में से घटा दो तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा तुम्हारे पास। तो बताओ ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, इसको घटाओ। ये हो गया आपका 100 में से घटाया तो 88, और ये 11 घटा 88.89। अब इधर देखो H2S, ये रहा आपका H2S। H2S में आपको सल्फर का मास दे रखा है, दे रखा है सल्फर का, कितना दे रखा है सल्फर का? 94.11। इतना ग्राम तो आपका सल्फर है।
तो 100 में से इतना सल्फर है तो बाकी बचा कुछ आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 100 में से 94.11 घटाओ, 6 घटाओ तो हो गया तुम्हारा ये 5.89, 5.89। ठीक है। अब बताओ ये दो एलिमेंट कौन कौन से आपके, सल्फर और ऑक्सीजन। शर्त क्या कहती है कि ये दोनों जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, तो यार तीसरा एलिमेंट कौन है तुम्हारा, हाइड्रोजन। इस तीसरे एलिमेंट का मास दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। इन दोनों में हाइड्रोजन का मास बराबर होना चाहिए, तो सब हाइड्रोजन का मास तो अलग अलग आ रहा है, 11.11 और 5.89। तो पहले सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, जब पता लगेगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब दोनों को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो 11.11 और 88.89। अरे यस सर, नो सर, इसको डिवाइड किससे करोगे आप, छोटे नंबर। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 11 पॉइंट। तो 11.11 से डिवाइड करो, देन योर रेशियो ही 1:8। 11 88 हो गया, 1:8 हो गया। अब इधर आ जाओ, इसमें भी आपको यही काम करना है, इसके अंदर भी दोनों में छोटा नंबर कौन है, 5.89। 5.89, 94.11, 5.89। अब आप डिवाइड करो, ये तो हो गया तुम्हारा 1, 5 15, 5 का 5 और 16, ये हो गया तुम्हारा 1:16। अब बताओ यहां पर आपको किस किस का रेशो निकालना है, सल्फर का और ऑक्सीजन का। बताओ ये सल्फर का मास कितना आ रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर कितना आ रहा है, सल्फर 16। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन 8। दोनों का सिंपलेस्ट रेशो निकालो, दोनों का सिंपलेस्ट तो कितना आएगा, दोनों का सिंपलेस्ट रेशो 2:1। अब अपना दिमाग दोबारा यूज करो। रूल क्या कहता है कि दो एलिमेंट एस और ओ जिस रेशो में आपस में जुड़ रहे हैं 1:1, उसी रेशो में या उसके सिंपल रेशो में, तो रेशो बराबर नहीं आया, सिंपल आ गया ना, 1:1 की जगह 1:2 या 2:1 आ गया। उसी रेशो में या उसका सिंपल रेशो में, अगर यहाँ 1:2 की जगह मान लो 2.5 1.9 आता तो फिर ये लो फॉलो नहीं होता। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई, जिस रेशो में आपस में जुड़ रहे हैं उसी रेशो में या उसके सिंपल रेशो में दूसरे कंपाउंड के अंदर जुड़ना चाहिए। और जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े उसका मास बराबर होना चाहिए। जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन का मास दोनों में बराबर आ रहा है क्या, एक 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 एक। यानी कि दोनों शर्त लागू हो गई, दोनों आपस में जिस रेशो में जुड़ रहे हैं या उसके सिंपल रेशो में जुड़ रहे हैं। और तीसरा जिस तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़े, सॉरी दूसरा जिस तीसरे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़े उसका मास दोनों कंपाउंड के अंदर बराबर है। यानी कि दोनों शर्त इसके अंदर फॉलो हो रही है। तो ये इस रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, फॉलो द रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इज दैट क्लियर? शायद मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। हो गया बच्चों? अब देखिए इधर, अगला रूल पे आइए। अब अगले रूल से पहले एक चीज और बता देते हैं। देखिए, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, हालांकि थोड़ा सा आगे पढ़ोगे आप, लेकिन अब इस कंसेप्ट के अंदर है तो पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, नॉन स्टोइकियो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। देखो बच्चों, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने
NaCl, मान लेते हैं मैंने MgCl2, तो बताओ यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस Mg पे कौन सा चार्ज आएगा, +2, Cl पे क्या आएगा, -1। चार्ज लगाना तो आता होगा। नीचे जो नंबर लिखे होते हैं ना उनको उल्टा पुल्टा कर दो, तो वीडियोस में बताया। देखो 2 लिखा हुआ है तो आगे 2 आ जाएगा, 1 लिखा हुआ है तो आगे 1 आ जाएगा। आगे वाला हमेशा प्लस होता है, पीछे वाला माइनस होता है। दोबारा देख लीजिए, मान लेते हैं आपको किसी कंपाउंड को तोड़ना है, तो तोड़ने का सीधा सा तरीका जैसे MgCl2 को तोड़ना है, तो नीचे जो नंबर लिखे हो ना एक दूसरे के ऊपर ले जाओ। यहाँ आ रहा है 2, Mg के नीचे तो एक ही रहेगा, ये एक। आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे वाला होता है नेगेटिव। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, जिनमें कैटायन का यानी पॉजिटिव का, एनायन का यानी नेगेटिव का रेशो बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही होता है। इस फॉर्मूले में एक एन और एक सी है, होता भी एक एक ही है। इसमें Mg कितना है, एक है, Cl कितना है, 2 है। तो यानी कि कैटायन एनायन का रेशो जैसा फॉर्मूला होता है ना वैसा ही होता है, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने आपको लिखा NiO, मान लेते हैं मैंने लिखा FeO, तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि Ni और O 1:1 में, एक Ni एक O, एक Fe एक O, लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं होता। NiO ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पर Ni होता है 0.98, O होता है 1, यहाँ Fe होता है 0.9, कुछ भी हो सकता है, 0.95, 0.96, 0.97 है ना पॉइंट में, जैसे 0.96 और ये। यानी कि यहाँ पर जो आपने Ni लिखा है, यहाँ पर जो आपने Fe लिखा है, वो इस तरीके से नहीं होता, वो होता है किस तरीके से, इस तरीके से। Ni यानी निकेल 0.98 और Fe 0.96, यानी कि ये रेशो आता है। इसे बोलते हैं कैसे कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब देखिए, हालांकि अभी मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ाया ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और ये रेशो इस तरीके से नहीं होता, 1:1 नहीं होता, बता दिया ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये होता है। अब इसका रीजन आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में। मेरी बात समझ में आ रही है, अभी सिर्फ हाल फिलहाल याद रखो, हो सकता है आपसे कोई पूछ ले, जब आप केमिस्ट्री में और आगे बढ़ोगे तब ढंग से क्लियर होगा। नॉन स्टोइकियो क्या होता है, स्टोइक। कोई पूछे भाई साहब स्टोइकियो क्या होता है, कि साहब जब कैटायन और एनायन की संख्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, स्टोइकियो। और साहब जब कैटायन और एनायन की संख्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं होती, फॉर्मूला तो है FeO, एक Fe एक O होना चाहिए, जबकि होता क्या है 0.96 हो। इसका रीजन कहां पढ़ोगे आगे, हालांकि मैं हल्का सा रीजन बता देता हूं। इस FeO में केवल Fe+2 नहीं होता, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। इस तरीके से Fe+2 Fe+3 का जो अलग अलग रेशो होता है वो ये निकल के आता है, ठीक है। लेकिन अपन पढ़ेंगे आगे, मैंने हल्का सा बताया है अभी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, ये किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करते। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल का मतलब तो मैंने बताया था, एक मम्मी एक पापा औलाद, एक से ज्यादा तो कहां है औलाद, ये रही औलाद। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कहां हुआ कांस्टेंट, कहां आया, आना क्या चाहिए था, आया क्या है, ठीक है। मेरी बात समझ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में तो तीन तीन आपस में जुड़ने चाहिए, तीन एलिमेंट का ट्राइंगल, तीन का है, इसमें तो दो ही है। तो मैं कहने का मतलब क्या हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड नॉट फॉलो एनी लॉ, किसी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जब भी टफ क्वेश्चन पूछेगा ना आपका कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल वाला, तो इस पे घुस जाएगा, तो उड़ा देगा आपके। मेरी बात समझ में आ रही है। अब MTR लगा के एक लाइन लिखिए, मेमोरी टिप रिजल्ट। देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड लाइक, लाइक
Fe.960, Fe.960, Ni.980, Ni.980 not follow law of constant proportion, comma, law of multiple proportion, comma, law of reciprocal proportion. तब एक तो लिखाया ही नहीं आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो देखो, ये तो हमेशा ही कंजर्व रहता है, नाम ही कंजर्व है, ये तो फॉलो सबके अंदर ही होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबके अंदर फॉलो होता है, एक जगह को छोड़ के। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन पे फॉलो नहीं होता। मास तो कंजर्व ही रहेगा, Fe का मास निकालोगे फिक्स आएगा, O का मास निकालोगे फिक्स आएगा। बाकी ये तीनों लॉ इसके अंदर फॉलो नहीं होते, क्योंकि मैं खुद जहां पढ़ाता हूं वहां पर ये क्वेश्चन जरूर देता हूं बच्चों को, हालांकि लिखा देता हूं मैं, ठीक है। जब पहली बार दिया था ना टेस्ट में, बच्चों के माइनर टेस्ट के अंदर होश उड़ गए थे बच्चों के। आगे समझ में? कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा मेरे बच्चों? चलो, 4 लॉ हो गए आपके। 5वें लॉ की तरफ चलते हैं। 5वां लॉ क्या कहता है आपका? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस। अब यहां पर वॉल्यूम शब्द आ गया मेरे, अब तक अपन ने वॉल्यूम की बात ही नहीं करी थी। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और ये देने वाला कौन था? गिवन बाय गैल्यूसैक। देखिए ये क्या कहता है। पहली बात तो इसके अंदर एक गैसियस वर्ड आ गया, गैसियस वॉल्यूम, यानी कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, केवल गैसियस रिएक्शन पर ही एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लेते हैं आपने H2 गैस की Cl2 गैस के साथ रिएक्शन करके 2HCl गैस बना, या मान लेते हैं आपने ले लिया 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 2H2O गैस, ये बना दिया। अब देखो यहां पर बताओ रेशो कितना आ रहा है, यहां पर 1 रेशो, यहां पर कितना रेशो आ रहा है 1 रेशो, और यहां कितना आ रहा है 2, यानी कि 1:1:2। अगर मान लेते हैं मैं इसका 100 ml लेता हूं, इसका भी मुझे कितना लेना पड़ेगा 100, और ये कितना बनेगा मेरा 200 ml, और अगर मैं इनको रेशो ले लेता हूं तो मेरा कटकर वही आएगा। ये क्या कहता है कि किसी भी गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स होता है रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। अब इधर वाली बात, नीचे वाली बात करूं, इधर बताओ कितना आ रहा है 2 रेशियो, इधर कितना आ रहा है 1, इधर कितना आ रहा है 2। अगर मान लेते हैं मैं ये 200 ml ले लेता हूं, तो बताओ ये मुझे कितना लेना पड़ेगा, इसका आधा, यानी कि 100 ml लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा बच्चों? 100 ml। अगर मान लेते हैं मैंने ये 200 ml लिया, कितना ml लिया 200 ml, तो 2 का आधा 1 है ना ये, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा मुझे 100 ml, और यहाँ कितना बनेगा मेरा 200 ml। तभी तो मेरा कटकर रेशो कितना आएगा 2:1:2। वो क्या कहता है, किसी भी गैसीय रिएक्शन में वॉल्यूम का रेशो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यूं भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि जहां पर भी कांस्टेंट वर्ड आ जाता है वहां पर अपन मास को बराबर कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन ये जब आया तब
इससे पहले हमेशा अपन मास को मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन गैल्यूसेक के आने के बाद अपन मास के साथ साथ गैसियस, किसी भी गैसियस रिएक्शन के वॉल्यूम को कांस्टेंट मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अरे यस और नो? वापस देखिए, ये क्या कहता है, किसी भी गैसियस रिएक्शन में कोई भी बैलेंस आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, जिसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? अब पहले लिखिए, हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। अब लिखिए इसके अंदर, ब्रैकेट में पहले लिखो गिवन बाय गैल्यूसेक, गिवन बाय गैल्यूसेक। अगली लाइन से लिखिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a gaseous reaction, the volume ratio of reactant and product, the volume ratio of reactant and product remain constant. Volume ratio of reactant and product remain constant. Remain constant. अब इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगले लॉ पे चलेंगे। हो गया? अगला लॉ देखिए, छठा, 7 लॉ है टोटल इसके अंदर, 6th लॉ। देखिए छठा लॉ क्या है, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस हाइपो, देखो बच्चों, हाइपोथेसिस नाम से लग रहा है इमेजिनरी, काल्पनिक, परिकल्पना, सोचा हुआ। बर्जेलियस और एवोगैड्रो, इन दो को पढ़ने के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। अब तक सिर्फ हमने इंट्रो पढ़ा है, अभी इंट्रो ही चल रहा है, हल्के में मत ले जाना, ठीक है? ये आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है 11th क्लास का, इसमें इतना पढ़ लेंगे कि बहुत सारी चीजें अपनी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। यस और नो? पढ़ना कंटिन्यू है, लगातार पढ़ना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आगे चलोगे चीजें बिल्कुल एकदम पानी की तरह क्लियर होती चल जाएगी। देखिए बर्जेलियस ने क्या कहा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो चीज आपको बतानी है, एक दो चीज हल्का सा मुझे बताना है, मोल क्या होता, फिर अपन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? देखिए मोल का मतलब क्या होता है, पहले बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंट। आप दुकान वाले के पास गए कि भैया 5000 ग्राम चीनी दे दे, नहीं भैया 7000 ग्राम दे दो, भैया 2500 ग्राम चीनी दे देना, तो तुम्हारे पेल देगा तुम्हारे, क्या 25 ग्राम 5000 ग्राम बोल रहा है? 5 किलो नहीं बोल सकता क्या है? 2.5 किलो नहीं बोल सकता 2500 ग्राम को, 2.5 kg। मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी कि एक बड़ी संख्या को एक छोटे टर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो मोल भी यही है, बहुत बड़े नंबर को एक छोटे से नंबर में रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मान लो मैं कहूं 6022123, ये वो लंबा लंबा, अब आप कहोगे क्या बोल रहा है यार, है कहना क्या है ये बता। तो ऐसे ही मोल का मतलब क्या होता है, मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी चीजों को बोलते हैं एक मोल। जैसे 1000 ग्राम को 1 किलो बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं।
ऐसे ही 6.022 10 की पावर 23 को 1 मोल बोल, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा 1 मोल बच्चे, तो मतलब 6.002 की पावर 23 बच्चे। मैंने कहा 1 मोल कुत्ते के बच्चे, यानी कि 6.002 10 के पावर 23 कुत्ते के बच्चे। मैंने कहा 1 मोल गधे के बच्चे, 6.022 10 के पावर 23। मैंने कहा 1 मोल एटम, यानी कि 6.022 10 के पावर 23 एटम। यानी कि मैं बार बार बोलूं 6.022 10 की पावर 23 एटम, इतना बोलने से बढ़िया है मैं बोल दूंगा 1 मोल एटम। समझ में आ गया? मोल का मतलब ही क्या होता है, 6.02 10 के पावर 23 चीजें होनी चाहिए, उसे 1 मोल कहते हैं। यस और नो? ठीक है। अभी मोल के बारे में हल्का सा बता रहा हूं। अब देखिए, मोल जो भी होगा, मोल के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा एटम होता है। ये 3 चीजें होती हैं। अरे ऐसा और ना, मोहल्ला है पूरा, मोहल्ले के अंदर तुम्हारा घर और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे कमरे। एक मोहल्ले में कितने घर, ठीक है, और हर घर में कितना कमरा। एक मोहल्ले में कितने घर, हर घर में कितने कमरे, यानी मोल से पता लगेगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल से पता लगेगा एटम का। यस और नो? अब देखिए, मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। एवोगैड्रो जस्ट पढ़ोगे आप, इसके जस्ट आगे सातवां लॉ वही है, बर्जिलियस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो वो रटना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए पहले हल्का सा पढ़ लो, आगे यही काम आएगा। आज या कल आ जाएगा आपके, आज नहीं आ पाएगा तो। वापस बताओ, मोल का मतलब क्या होता है साहब? मोल एक संख्या होती है। 6.022 10 के पावर 23 चीजों को अपन एक मोल कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले एवोगैड्रो ने बताया था, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एक मोल का मतलब होता है एक एन, और एक एन का मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23, ठीक है। आप एक मोल कह दो या एवोगैड्रो नंबर कह दो, एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट में एक एन कह दो, या ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है 6.0 तो 10 के पावर 23 कह, ठीक है। मोल को जब भी मॉलिक्यूल में बदलना होता है Na से मल्टीप्लाई कर दो। Na जानते हो एवोगैड्रो नंबर, 6.02 10 की पावर 23 से। मॉलिक्यूल को जब भी एटम में बदलना होता है, एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। जैसे H2 में बताओ कितने एटम हैं? तो O3 में कितने एटम हैं? 3। N2 में कितने एटम है? 2। कार्बन कितना एटम है? 1। H2O कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। 3। H2SO4 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए? 7 हो गए। H3PO4 हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। फास्फोरस कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, वही कहलाती है एटॉमिसिटी। वापस बोलो हिंदी में, मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए क्या किया जाता है? Na से मल्टीप्लाई। मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए क्या किया जाता है? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। वापस देखिए, मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी लिखना कुछ नहीं है, ये तो आएगा अभी जस्ट अगले ही उसमें लेक्चर में, लेकिन अभी पढ़ना जरूरी है। अब देखो, किसी भी गैस का एक मोल जो होता है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम। कोई सी भी गैस का एक वॉल्यूम एनटीपी या एसटीपी पर, एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
टेम्परेचर कितना लेते हैं अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रेशर कितना लेते हैं 1 atm, मतलब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर है। ये जनरल जो अपन किसी भी रिएक्शन में काम में लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, प्रेशर होता है 1 atm। वापस सुन लीजिए, बहुत तमीज से सुनना है इसको। मोल क्या होता है कि भाई साहब, मोल होता है 6.02 10 की पावर 23। इतनी चीजों को एक मोल कहते हैं। मोल के बारे में बताया किसने था भाई साहब? एवोगैड्रो ने बताया था। तो क्या करें, इसीलिए इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट काहे से करते हैं? इसे एन से भी कह सकते हैं, एक मोल कह दो या एक एन मॉलिक्यूल या पार्टिकल, जो भी कहना चाहो, ठीक है। मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगैड्रो नंबर से एन। मॉलिक्यूल को एटम में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? एटम से। कोई सी भी गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम घेरता है? 22.4 लीटर एनटी पर। कोई सी भी गैस का एक मोल ले लो, 22.4 लीटर घेरेगा। अभी लिखाना नहीं है इसको, लिखना नहीं है, ये आएगा अभी आगे। लेकिन ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में पहले ही दे रखे हैं, जबकि देने चाहिए इनको बाद में। और अगर मैं इसको बाद में पढ़ाता तो आप सोचते अरे ये तो पढ़ाया नहीं, छोड़ दिया। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। लेकिन जबकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं बोल देता हूं बच्चों को कि ये चीज अपन बाद में पढ़ेंगे, एक दो लेक्चर बाद मोल पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं इसको अपन। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारे दो दो बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जी साहब, क्या पढ़ा है, क्या कहना चाह रहा है, इस पर एक छोटा सा, जैसे मान लेते हैं मैंने एक टॉपिक दे दिया आपको, आपसे पेपर वाले ने कही है कि भाई साहब 2 मोल CH4 है, 2 मोल CH4, बताओ इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे? मॉली इसके अंदर आइटम कितने होंगे? इसका वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी पे या एसटी? तो मुझे पता लग गया कि मोल को काय में बदलवा दिया है, मॉलिक्यूल में। मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। कितने मोल है आपके पास? 2 मोल। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 Na मॉलिक्यूल। आप चाहो तो Na की वैल्यू भी तो लिख सकते हो। बताओ Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए, मॉलिक्यूल से मुझे आइटम बनाना है, तो मॉलिक्यूल बना लिया। अब मॉलिक्यूल को एटम में बदलना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना आता है। तो कितने हो गए तुम्हारे? 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को एटम में, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? बताओ इसके अंदर कितने एटम है? इसके अंदर 4 तो हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 5। कितने से मल्टीप्लाई कर दो इसको? 5 से। तो ये एटम की संख्या। यस और नो? वापस देखो, मोल को मॉलिक्यूल में बदलना है, तो जब भी मोल हटेगा अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? Na। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आता है वॉल्यूम। हमने अभी पढ़ा था कोई सी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर घेरता है। एक मोल का वॉल्यूम है 22.4। तो बताओ 2 मोल का कितना होगा? एक का 22.4 है तो 2 का 2 इंटू 22.4 लीटर। अरे अच्चर नौचर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जरा इस सवाल को अपन और आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे बच्चों, आपको पेपर वाले ने कह दिया जैसे 3 मोल NH3, इसमें आपको वही सारी चीजें निकालनी है। मोल कितना है, मॉलिक्यूल कितना है, एटम कितना है, और एनटीपी पर वॉल्यूम कितना है। तो बताओ मोल कितना दे रखा है सवाल में? साहब दे तो रखा है 3 मोल। 3 मोल। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर देते है ना, Na से। आप चाहो तो Na ये भी लिख सकते हो 6.02 10 की पावर 23।
ठीक है। मॉलिक्यूल को आइटम में बदलना है ना, इसको मल्टीप्लाई करना आता है। 3 दूनी 6, 0 6 ती 18.06 इंटू 10 की पावर 23। अब मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एटम की संख्या से। इसमें बताओ कितने एटम हैं? कितने एटम है? 3 और 1 4। तो एटम की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अरे यस सर, नो सर। अब वॉल्यूम बताओ साहब, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, एक मोल का। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 3 लीटर। ठीक है। फिर एक बार और देख लो, मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Na से। मॉलिक्यूल को एटम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एटम की संख्या से। किसी भी किसी भी गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम घेरता है एनटीपी एसटीपी पर? 22.4 लीटर। अरे यस सर, नो सर। अब एक सवाल बहुत ही सुंदर, अभी नहीं लिखना है, ये तो वापस आएगा। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि बर्जलीस फर्जलीस के कंसेप्ट को समझाने के लिए। अभी कुछ नहीं लिखना है, ये तो अगली क्लास में पूरा वापस आएगा, इससे भी खतरनाक। अब मान लो एक सवाल दिया, चवन्नी दूंगा जो कर देगा, कैश दूंगा, चवन्नी कैश। मैंने कहा एक मोल NH3, NH3 को जानते हो, अमोनिया कहते हैं। मैंने कहा एक मोल CO2 गैस, ये कहा। बताओ इसके अंदर इनको मॉलिक्यूल में बदलो। आप मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं। मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए Na से, यानी कि 1 इंटू Na हो, इधर भी 1 इंटू Na मॉल। तो बताओ दोनों के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या बराबर है कि अलग अलग है? अब बराबर है ना, एक Na मॉलिक्यूल, एक Na। अब आइटम की संख्या निकालते हैं, आइटम एटम। तो बताओ एक Na मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को एटम में बदलने हैं, एटम की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितने एटम है यहाँ साहब? नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 4 है, 4। इधर बताओ एक Na है ना, ये यहाँ एटम की संख्या 2 और 1 3। अब बताओ दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर आ रही है कि अलग अलग आ रही है? सब बराबर कहाँ आ रही है? यहाँ तो 4 Na आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है? 3। एटम की संख्या तो अलग अलग है, दोनों तरफ मॉलिक्यूल बराबर है। तो बताओ अगर मैं कहूं 1 मोल NH3 और 1 मोल CO2 में मॉलिक्यूल बराबर होते हैं? यस सर। 1 मोल NH3 1 मोल CO2 में हंसी हो गई। 1 मोल, एसी बहुत ठंडा चल रहा है। 1 मोल NH3 और 1 मोल CO2 में एटम की संख्या बराबर होती है ना? बराबर थोड़ी होती है, अलग अलग आती है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, अब बताओ एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल का वॉल्यूम 22.4। इधर भी तो एक ही मोल है, एक मोल का वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4। तो दोनों तरफ वॉल्यूम क्या हो गया बस? अब सोच के जवाब दो। अगर मैं यहां NH3 की जगह NH3 की जगह O2 ले लेता और एक मोल ले लेता आपका N2। अब बताओ यहां पर मोल बराबर है, तो बताओ मॉलिक्यूल क्या होगा? मोल को मॉलिक्यूल बदलने के लिए मॉलिक्यूल भी बराबर है। अब बताओ एटम की संख्या निकालो। एटम की संख्या निकालने के लिए एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी है इसकी एटोमिसिटी? 2। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। अब बताओ यहाँ एटम की संख्या बराबर आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है ना, बस कहने 2। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? मोल की संख्या बराबर है तो मॉलिक्यूल तो हमेशा बराबर होंगे, लेकिन एटम की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। अभी थोड़ी देर पहले तो बराबर करे थे वो, सॉरी बराबर नहीं थे, अब बराबर हो गए। तो मोल के अंदर मॉलिक्यूल हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन एटम की संख्या बराबर हो ये जरूरी नहीं। अरे सर, नो सर। अब बात करते हैं अपन बर्जलियस ने क्या बताया उसके बारे में। ठीक है, देखिए बर्जलियस ने क्या कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्वल मोल
के अंदर या इक्वल वॉल्यूम के अंदर एटम की संख्या बराबर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आओ जरा चेक करते हैं। जैसे दो गैस है, ये दो गैस ले लेते हैं मैंने, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर मान लेते हैं मैंने नाइट्रोजन गैस, और एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर आप जो भी मान लो NH3 गैस, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम मान लो 22.4 लीटर। कितना मान लेते हैं? 22.4 लीटर इसका, 22.4 लीटर। रेस और ना, इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, ठीक है। अब बताओ उसने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। पहले बताओ 22.4 लीटर कितने मोल का होता है? एक मोल गैस, एक मोल, दोनों कितने मोल है? एक मोल। अब बताओ मोल को मॉलिक्यूल के अंदर बदलो, मोल को मॉलिक्यूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? Na से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Na से। ये तुम्हारे क्या बन गए? मॉलिक्यूल। और ये तुम्हारा क्या है? मोल। और ये पेपर वाले ने क्या दे रखा है? वॉल्यूम। ये अपन ने माना है, माना, लेट कंसीडर, माना वॉल्यूम 22.4 लीटर है। मैंने इसलिए लिया 22.4 ताकि छोटा सा भी समझ में आ जाए कि 22.4 लीटर का मतलब एक मोल, एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4। एक मोल को मॉलिक्यूल बदला, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको बदल रहा हूँ आइटम में, एटम, नंबर ऑफ एटम। तो बताओ मॉलिक्यूल को एटम में बदलने की एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी एटोमिसिटी है इसकी? 2। इधर बताओ कितनी एटोमिसिटी आ रही है? इधर एटोमिसिटी कितनी आ रही है? 3 और 1 4। क्या एटम बराबर आ रहे हैं क्या? एटम तो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं 2 एन एटम, यहाँ आ रहे हैं 4 एन एटम। और इसने क्या कहा, बर्जलियस ने, अकॉर्डिंग टू बर्जलियस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब इक्वल हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ N2 की जगह O2 लिख देता, N2 O2, तो दोनों जगह 2 2 आ जाते, 2 इधर 2 तो हो जाता। लेकिन इसने तो क्या कहा, हमेशा ही बराबर होते हैं। अब इसके बाद आया एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मोल बराबर है तो मॉलिक्यूल तो हमेशा ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? Na से। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब लिखिए छठा लॉ, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। बर्जेलियस हाइपोथेसिस लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, according to this law, at constant temperature and pressure, equal volume of gas contain, equal volume of gas contain equal number of atom, equal number of atom. But this law is discarded. But this law is discarded. Discarded मतलब फेल हो गया। This law is discarded. Discarded मतलब फेल हो गया। आप चाहो तो कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बोर्ड पे लिख रखा है जो। मॉलिक्यूल अगर अलग अलग है तो एटम बराबर कैसे होंगे? एटम भी अलग अलग ही होते हैं। मॉलिक्यूल अलग अलग है, देखो एटम अलग अलग। लेकिन अगर ये N2 ये O2 होता, या ये O3 होता, या ये कुछ और होता, A3 B3 C3 जो भी है, एटम बराबर होंगे, तभी होंगे जब मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आता है आपका सातवां लॉ, लास्ट लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। कौन सी? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अभी पढ़ा ना एवोगैड्रो नंबर के बारे में, यहां से स्टार्ट होता है आपका मोल शब्द। इसने दिया था सबसे पहले मोल वर्ड एवोगैड्रो। इसने क्या कहा था,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी लाइन तो सही है, मोल बराबर है तो मॉलिक्यूल बराबर होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल बराबर है तो एटम बराबर हो ये जरूरी नहीं है। तो बताओ मॉलिक्यूल बराबर है तो एटम बराबर कब होंगे, सब बताओ, सोच के बताओ। तब एटम बराबर तो तब होंगे जब एटोमिसिटी एक जैसी होगी, एटम की संख्या, जैसे O2 N2, अरे यस और नो, CO2 SO2, यस और नो, SO3 PH3, तब होंगे बराबर। ठीक है, सेम डेफिनेशन लिखनी है ऊपर वाली, सेम, यूं की यूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन, इक्वल नंबर ऑफ, अब एटम मत लिखना, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यूं क्यों लिख लो जैसी ऊपर लिखी है, ये मत लिखना दिस लॉ इज डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड तो करने वाला एवोगैड्रो था, ये तो ये तो सक्सेसफुल लॉ है एवोगैड्रो का। लिख लिया, मैं बोल देता हूं दोबारा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल equal volume of gas contain equal number of molecule, equal volume of gas contain equal number of molecule। ठीक है, ओके, चलिए हाँ जी, अब इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक आएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बाद अपन मोल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, बार बार कह रहा हूं, अगर कंटिन्यूटी नहीं बना सकते तो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, ले लो। ठीक है, चलो जी बच्चों, मिलते हैं फिर आगे।